फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों की नीट 24 की प्रिपरेशन काफी बढ़िया से चल रही होगी। आपने फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे। नाउ अब हम देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के हाई वेटेज टॉपिक्स। दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है, यहां से रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बार पूछा जा चुका है। नस्ट इक्वेशन, गिब्स एनर्जी, ये ऐसे टॉपिक्स है जो हाई वेटेज है, इनसे नीट में क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन जिनसे नहीं आया है, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से नहीं आया है, मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जितनी भी है ना, उसके बाद कोहलरोस लो, ये स्पेशली नीट में अभी नहीं पूछे हैं, तो आपको इन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं, देखिए पिछले सालों में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और अब कौन से आ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनर्जी वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये भी नीट में पूछा गया है और गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये यहां गिवन है और इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दोस्तों इस एग्जांपल क्वेश्चन से ही ये वाला क्वेश्चन डिजाइन हुआ था। यहां पर सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं, बाकी फॉर्मूला क्वेश्चन पूरा सेम था। दोस्तों अगला टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये टॉपिक पे अभी एग्जामिनर की नजर नहीं पड़ी हुई है क्योंकि यहां से कोई हेवी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो अब अपना ये गोल होना चाहिए कि पहले हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अच्छे से कर लें। तो मैं आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी समझाऊंगा और उसके फॉर्मूले भी बताऊंगा, देन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद दोस्तों मोलार कंडक्टिविटी पर भी अभी एग्जामिनर की इतनी खास नजर नहीं पड़ी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन अभी तक परफेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। तो दोस्तों कंडक्टिविटीज इस साल आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो कोहलरोस लॉ है, ये भी नीट वाले को इतना परफेक्ट नहीं लगता है क्योंकि कोहलरोस लॉ से भी इतना परफेक्ट क्वेश्चन अभी दिया ही नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इन एग्जाम्पल में कोहलरोस लॉ के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप इनको एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको 3 टॉपिक ऐसे बता दिए हैं जो अभी तक नीट में प्रीडोमिनेंटली नहीं पूछे गए हैं। दोस्तों उसके बाद ये वाला जो है ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, फेराडेज। दोस्तों फेराडे से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिर्फ नीट में नहीं, ये जेई है ना और अदर एग्जाम्स में भी, अदर स्टेट एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स। अब हम बारी बारी से इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके सिमिलर क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी में सर्च करेंगे, देन हमको भी सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज से है। दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चंस वैसे बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ ऑप्शंस है ना, क्वेश्चंस को ज्यादा रीड नहीं कर रहे। यह लिखा है कि भाई 298 केल्विन टेम्परेचर है ना, और कुछ डेटा गिवन है। अब आपको इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखना है। यहाँ पर लिखा है कैन नॉट ऑक्योर्स, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, कब रिएक्शन होती है कब नहीं होती है उसके लिए आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये जो सीरीज है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको उल्टा बनाया है। अब ये पता नहीं क्यों बनाया है, लेकिन ज्यादातर इसको सीधे ही याद करने में आसानी होती है। इसमें जो ऊपर की तरफ आते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं दोस्तों, ये मोर रिएक्टिव है। और जो नीचे आते हैं दोस्तों वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ये वाले जो हैं ये लेस रिएक्टिव है ना। सिल्वर, प्लेटिनियम ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, लेस रिएक्टिव। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। दोस्तों जो ऊपर की तरफ आते हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देते हैं। ये जो ऊपर वाले हैं ये नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देते हैं, इट मींस रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन कोई भी नीचे से ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब आपको यहाँ पर यही चेक करना है कौन डिस्प्लेस करेगा कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एजी, क्या एजी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? अब दोस्तों यहाँ पर जो एजी है वो बॉटम में आता है, नीचे है, ये रहा, और कॉपर ऊपर है। क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। इट मींस यहां पर हो सकता है पहला ही आंसर आएगा क्योंकि नॉट लिखा है, नॉट ऑक्योर में पहला ही आएगा क्योंकि एजी कॉपर को नहीं हटा सकता, एजी लेस रिएक्टिव होता है। अब देखिए नीचे वाले ऑप्शंस, यहाँ पर जेड है दोस्तों और इधर कॉपर है। दोस्तों जिंक जो है वो रिएक्टिव सीरीज में ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। दोस्तों आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? ये आयरन है और कॉपर आपका नीचे है दोस्तों, ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा। इट मींस ये वाली रिएक्शन भी हो जाएगी। एफी और ये आपका जिंक है, क्या जिंक का एफी को हटा सकता है आयरन को? हाँ दोस्तों, जिंक ऊपर आता है और आयरन नीचे आता है, ये भी हो जाएगा। इट मींस जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जैसे ये एजी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और यहाँ पर यही लिखा है कि जो एजी है कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं। तो नॉट ऑक्योर में पहला वाला ही आएगा, ये वाला नहीं हो सकता। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यहां पर आपको कुछ रिएक्शन दी हुई है ना, और
जो क्वेश्चन का मेन टर्म है वो क्या है, वो आपको ढूंढना होता है। विल परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्शन को फोकस करना होगा। आप देखिए यहाँ पर पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन निकल गया। इट मीन्स यहाँ से यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। ये यहाँ से यहाँ पर जब हुआ तो ये रिडक्शन हुआ है। दोस्तों ये जो डेटा दिया हुआ है Mn का, ये ऑक्सीडेशन का डेटा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। सर आपको कैसे पता चला है? ये माइनस चार्ज को देखकर पता चलता है। माइनस चार्ज ऑक्सीडाइजिंग के लिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको उल्टा करना होगा दोस्तों। और जैसे इसको हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, और ये जो माइनस का डेटा है यह प्लस का हो जाएगा, प्लस 1.510। दोस्तों यहां पर आपको निकालना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो एक फॉर्मूला आप सभी को पता है, जो ई सेल होता है वो होता है रेड माइनस ऑक्स। आप सभी को पता है रेडॉक्स नाम की चीज होती है, ऑक्स रेड नहीं होता है, रेडॉक्स होता है। तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ई सेल। दोस्तों रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर क्या है आपका 1.510 माइनस, अब ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये जो दूसरा वाला डेटा है इसी को यहाँ पर आपको लिखना है 1.223, ये प्लस में है दोस्तों, इज इक्वल टू हो जाएगा ई दोस्तों से 1.510 माइनस 1.223। अब अगर हम देखें इसको सॉल्व करके तो क्या आ रहा है दोस्तों, ये 10 में से 3 माइनस होगा 7, देन यहाँ क्या बचा हुआ है 8, है ना, फिर उसके बाद 2 और 1 में से 1, मतलब 287 इसका आंसर आएगा। और ये प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे प्लस में है ये। ओके। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स्ड इक्वेशन। दोस्तों नर्स्ड इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में काफी डिटेल में गिवन है, और नर्स्ड इक्वेशन के 2 क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं और आते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर Zn से ZnSO4 बन रहा है और कंसंट्रेशन गिवन है ना, और बाद में जो प्रोडक्ट वाली साइड में वो CuSO4 है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए रिएक्शन लिख लेना ज्यादा समझदारी का तो काम हम है। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं दोस्तों। इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिए, बहुत कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। Zn से बन रहा है दोस्तों Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इन्हीं को गेन कर लेगा कॉपर+2 और बन जाएगा कॉपर सॉलिड। दोस्तों जब हम नेट रिएक्शन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Zn फिर Cu+2 आएगा, देन एरो के बाद एरो आएगा Zn+2 देन Cu सॉलिड। दोस्तों यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाला पार्ट है और ये नर्स्ड इक्वेशन आप लोगों को याद कर लेना है। नर्स्ड इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log Q। दोस्तों ये जो log Q है यहीं पर आपको लिखना होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोस्तों यहां पर अब हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। व्हेन कुछ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दिया है, पहले ये वाला कॉन्सेंट्रेशन, बाद में ये वाला कॉन्सेंट्रेशन, और आगे बोल रहा है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 चेंज एंड CuSO4 0.01। दोस्तों पहले ZnSO4 की ये कॉन्सेंट्रेशन थी, बाद में इन्होंने बदल कर ये कर दी। इट मीन यहाँ पे स्वैप हो रहा है और आपसे E1 और E2 पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम E1 निकाल लेते हैं और फिर E2 निकाल लेंगे। उसके बाद ऑप्शन में कंपेयर करने को बोल रहे हैं, कौन मोर होगा और कौन लेस होगा या इक्वल होगा। दोस्तों यहाँ पर हम पहला E1 निकालते हैं। E1 निकालने के लिए E नॉट का वैल्यू तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, माइनस 0.591 भी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो n है ये नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे 2 लिख देंगे हम log Q। दोस्तों इनिशियली जो Zn का वैल्यू है वो कितना है, इनिशियली Zn का वैल्यू 0.01 है। अब यहाँ पर ये Zn जो है वो एक्वस ऊपर की तरफ आएगा, Zn+2 और कॉपर+2 नीचे आएगा। दोस्तों यहाँ पे एक्वस प्रोडक्ट ही लिखे जाते हैं, है ना। अब ये वाला कॉपर नहीं लिख सकते क्योंकि ये सॉलिड फेज में, दैट्स वाई यहाँ पे Zn+2 ऊपर आएगा। और इनिशियली Zn+2 का वैल्यू आपको दिया हुआ था 0.01 और कॉपर का वैल्यू दिया था 1.0। अब 1.0 से तो आपको कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है इसको चेंज करना होगा। तो दोस्तों ये E1 हो जाएगा, है ना। ये E नॉट सेल को मैं अभी फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, है ना। E नॉट सेल 0.05912। अब मैं यहाँ पर इसको हटाऊंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा log 1/10⁻²। अब दोस्तों ये 10⁻² जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। तो E1 E नॉट सेल माइनस 0.0591
log 10 टू द पावर -2, ये -2 यहाँ से आगे आएगा दोस्तों, क्योंकि log का रूल होता है जो भी पावर में होता है वो आगे आता है। E1 E0 सेल -0.0591 अपॉन में 2 -2 log 10। दोस्तों log 10 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये तो हट गया। अब ये जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है, इस माइनस और इस माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा दोस्तों E0 सेल प्लस का आ जाएगा 0.0591, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका E1 का वैल्यू है दोस्तों। अब आपको इसको उल्टा करके E2 का वैल्यू लाना होगा। बस कुछ नहीं करना है, ये जो 0.01 है अब नीचे की तरफ लिखा जाएगा और 1.01 ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। चलिए करते हैं, E2 का वैल्यू निकालते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा है। E2 इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n का वैल्यू आप सभी को पता ही है, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो 2 लिख दिया मैंने। लॉग ऊपर Zn प्लस आएगा, नीचे कॉपर प्लस आएगा, इसमें प्लस वाले ही लेना है, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ही लेना है, एक्वस कॉन्सेंट्रेशन जिसका आयन हो। अब उल्टा कर रहे हैं, अब Zn का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1 और जो कॉपर का वैल्यू है वो हो जाएगा 0.01 लॉग E2 E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में 2। दोस्तों इस 1 से तो कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ से आएगा, ये 10 टू द पावर 2 डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चले जाएगा उल्टा होकर, या हमेशा कह सकते हैं ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा, 100 जाएगा, है ना। और ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा E2 E0 सेल माइनस 0.0591 टू लॉग 10 टू द पावर 2, इस बार प्लस में आएगा, है ना। तो दोस्तों ये 2 यहाँ से आगे आएगा, तो E2 का जो वैल्यू है वो क्या बनने वाला है, माइनस 0.0591। इस बार जो आपका 2 है वो प्लस में है दोस्तों, यहाँ पे लॉग 10 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस में आया दोस्तों। E2 का वैल्यू माइनस में आ रहा है और E1 का वैल्यू प्लस में आ रहा है, इट मींस E1 ग्रेटर है। तो कौन से ऑप्शन में E1 ग्रेटर है दोस्तों, बी वाले ऑप्शन में E1 ग्रेटर लिखा हुआ है, इट मींस इसका बी वाला आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको EMF निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है दोस्तों। ये भी नस्ट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है और इसके ही सिमिलर क्वेश्चन आपके इंटेक्स क्वेश्चन में भी गिवन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मैं जो नीट में आया था वो सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाद में आपको ये इंटेक्स क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पर उन्होंने एक रिएक्शन दे दी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि नस्ट इक्वेशन आपका होता है ई सेल E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन लॉग एक्वस प्रोडक्ट अपॉन में एक्वस रिएक्टेंट। दोस्तों प्रोडक्ट ऊपर की तरफ लेना है। चलिए दोस्तों ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 सेल माइनस 0.0591। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही है, क्योंकि 2 प्लस लगा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको E0 सेल का वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप E0 सेल का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। E0 सेल का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना है, 10 टू द पावर 5 माइनस। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर एक्वस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। दोस्तों ये प्रोडक्ट का है, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 0.001 है, इट मीन इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -3। और दोस्तों इधर की तरफ क्या है, 0 सेम है, 10 टू द पावर -3। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा यहाँ से फिनिश हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, log 1 बचेगा, ठीक है। log 1 का वैल्यू कितना होता है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करके माइनस कर देना है। ई सेल इक्वल टू 10 टू द पावर 10.5, ये पूरे को कैलकुलेट करके इससे माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, 2 टू जा 4, यहाँ पे 1 रिमेनिंग है, इधर जाकर 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे वापस से 1 रिमेनिंग है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ये पूरा डेटा को इसमें से, पूरे डाटा को इसमें से माइनस करना है दोस्तों। चलिए माइनस करते हैं, आंसर क्या आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया है मैंने, 5 1.05। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन 1.05 है, 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिब्स एनर्जी का है। दोस्तों गिब्स एनर्जी आपकी एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दिया हुआ है। दोस्तों गिब्स एनर्जी का एक एग्जांपल क्वेश्चन भी यहाँ पर, गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला है आप सभी लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस NF E0 सेल। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हेल्प से हम गिब्स एनर्जी को समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है और यहाँ पर +2 लगा है, इट मीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो N होता है गिब्स एनर्जी में, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ 2 लिख दिया है। फेराडे का वैल्यू जो यहाँ पे 96,500 होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू यूज किया है। अब दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल जो सेल पोटेंशियल है ई सेल, वो क्वेश्चन में गिवन था 1.1, वो लिख दिया अपन ने। इन सबका जब हम इंटू करेंगे तो ये डेटा आएगा, ये जूल में, इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नीट में एक बार आ चुका है ना, और मे भी ये रिपीट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये नीट में आया था गिब्स एनर्जी का। दोस्तों गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस NF E0 सेल।
दोस्तों यहाँ पर जो फेराडे का वैल्यू है, आप ये वाला एक्चुअल वैल्यू मत यूज कीजिए कभी भी, क्योंकि इससे कैलकुलेशन काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपको फेराडे का वैल्यू शॉर्टकट वाला यूज करना है 96,500। इससे आपके आंसर के 1-2 डिजिट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आंसर जल्दी आ जाएगा। दोस्तों सेल पोटेंशियल क्या था क्वेश्चन में सेल पोटेंशियल था 0.24, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इनटू में 0.24। अब सबसे बड़ा टास्क ये है, आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। दोस्तों अगर इस 2 को देखकर आप डायरेक्ट लिख देते हो तो मे भी आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे 3+ है। आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना होगा, तो ये 3 का 2 में इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 + 6। इस 2 का ये जो मोल है इसके साथ इंटू होगा, 2 2 जा 4। अब ये दोनों को हम चेंज करेंगे, है ना, तो 6 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा 2। अपनी किस्मत यहाँ पे अच्छी थी कि यहाँ पर भी 2 लिखा और आंसर भी 2 आ गया है ना, लेकिन कभी कभी अलग आ जाता है, तो यहाँ मैंने -2 लिख दिया डेल्टा जी। दोस्तों इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों का मैं इंटू कर दूंगा, 24 में 2 का इंटू करूंगा 48 हो जाएगा। डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा 48 और इंटू में 9650। दोस्तों ये पूरे का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो किसी न किसी का अपना आंसर मैच करेगा। 965 48 का इंटू कर होगा रहा हूँ। ये आंसर माइनस में आएगा तो आगे माइनस लगा हुआ है। चलिए दोस्तों क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 6 जा 48, 48 में 4 प्लस करेंगे 52, कैरी आया 5, 9 8 जा 72, 72 और 5 77 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 6 4 जा 24, ऊपर का 2 मिलाकर 26, कैरी आया 2, 9 4 जा 36, 36 और ये 2 मिलाकर 38। आइए दोस्तों प्लस करके क्या आता है आंसर 0 2 15। एक मिनट यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 13, कैरी आया 1, कैरी आया 1 दोस्तों 4632। कौन से ऑप्शन में 4632, ये रहा दोस्तों। ये आपका आंसर जूल में आया, कुछ किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लग जाएगा, और ये माइनस में है क्योंकि आपकी गिब्स एनर्जी माइनस में होती है दोस्तों, क्वेश्चन तो की इसका आंसर 1 होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इसको अभी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम नीट का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पेपर में आ चुका है कोलरोज लॉ से, और इनसे क्वेश्चन अभी फिलहाल में नहीं आए हैं। फेराडेज लॉ से ये वाला क्वेश्चन नीट में देखने को मिला था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आता है, ये फेराडे के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। कभी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वेट प्रोड्यूस्ड हाउ मच फेराडे रिक्वायर्ड, तो ये फर्स्ट लॉ फेराडे से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना भी आप वेट डिपॉजिट कराओगे वो प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, क्योंकि आप मोबाइल की बैटरी को जितनी देर तक चार्ज करोगे उतना वेट डिपॉजिट होगा और बैटरी उतना ज़्यादा चार्ज हो जाएगी। दोस्तों ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर आएगा जेड, जो कि आपका इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। नाउ आपको फेराडे निकालना है, फेराडे मीन्स चार्ज, तो ये जो जेड को मैं अपॉन में ले आऊँगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में जेड। नाउ जो जेड होता है वो होता है जो भी मॉलिकुलर वेट है उसके अपॉन में एन। एन दोस्तों यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है ना, जितने भी प्लस चार्ज या जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसको हम कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कितना वेट लिबरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, जो वेट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका 20 ग्राम है। अब दोस्तों ये जो जेड है इसको हम क्या लिखेंगे, मॉलिकुलर वेट। दोस्तों कैल्शियम का मॉलिकुलर वेट कितना है 40, और दोस्तों जो कैल्शियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसके साथ 2 Cl2 जुड़े हुए हैं, इट मीन्स इस पर +2 चार्ज होता है। वैसे आप सभी को पता ही है कैल्शियम +2 चार्ज होता है, इट मीन्स वो +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में 1 है। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन। आप सभी को फेराडे के फर्स्ट लॉ के और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, जैसे ये एग्जांपल क्वेश्चन, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी फेराडे के कुछ क्वेश्चन गिवन है, वो आपको ट्राई करना है क्योंकि फेराडे से क्वेश्चन आता रहता है। दोस्तों अब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से फिलहाल क्वेश्चन नहीं आया है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, पहला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर की अगर मैं लेंथ और एरिया ये दोनों को 1 सेंटीमीटर कर दूँ तो वहाँ पर आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ये वायर के लिए। ऐसे ही क्यूब में भी होता है, अगर मैं एक क्यूब लेता हूँ, इस क्यूब की जो एज लेंथ है वो एज लेंथ मेरे को 1 सेंटीमीटर रखना होगी, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। दोस्तों आप सभी ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ ही रखा है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन में ए। अब दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है उसका उल्टा होता है 1/r, और रो का उल्टा होगा 1/ρ। L/A को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसको हम G* से भी लिखते हैं सेल कांस्टेंट। दोस्तों इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से फिलहाल क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन हम इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों 1/r को मैं अब एक नया सिंबल दे रहा हूँ G, और 1/ρ को मैं बोलूँगा कप्पा। अब दोस्तों अगर मैं लेंथ और एरिया दोनों 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता हूँ, जब दोनों 1 1 हो जाएंगे तो मेरा ये डिफाइंड हो जाएगा कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा है वो कंडक्टेंस के
इक्वल हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो एज लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर रखना पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर। और दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, जब भी आप इसको डाइल्यूट करेंगे, ये डिक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, बिकॉज जब इसमें आप वाटर डालेंगे तो ये जो आयंस है वो क्यूब के बाहर हो जाएंगे, और जैसे आयंस क्यूब के बाहर हो जाएंगे तो ये डेफिनेशन ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन ही 1 सेंटीमीटर के लिए है। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब से आयंस आउटफ्लो हो जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दोस्तों याद रखना है आपको, डाइल्यूट करने पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट आप सभी को याद रखना है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। दोस्तों ये बात थी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, और ये इनके फॉर्मूलाज दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कमेंट कर दीजिए, मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। दोस्तों अगला है मोलार कंडक्टिविटी। दोस्तों ये जो मोलार कंडक्टिविटी है ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है, ठीक है। द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पर इसको हम लेमड़ा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को उतनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी अपने आयंस को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। तो दोस्तों ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मेरे को कॉन्स्टेंट मिलेगा कापा वॉल्यूम। दोस्तों ये जो वॉल्यूम है इसको आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में 1/c लिख सकते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा 1/c, तो ये हो जाएगा K/c। दोस्तों मोलार कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। देख सकते हैं लेमड़ा एम इंक्रीज कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए हैं। पहला वाला जो ग्राफ है जो एकदम स्ट्रेट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और दोस्तों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एकदम लीनियर होता है और ये यहाँ टच कर सकता है, और जैसे ही इस लाइन पर टच हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी तो लेमड़ा एम इनफाइनाइट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड अ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लेमड़ा एम नॉट। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स CH3OH HCOOH, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इसीलिए इनका ग्राफ कर्व्ड होता है। अब ये कर्व्ड ग्राफ कभी भी इस लाइन पर टच नहीं हो पाएगा, कभी भी ये इनफाइनाइट की लाइन पर टच नहीं हो पाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप एक लॉ पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहलरॉस लॉ। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, और जो टॉपिक्स अभी तक नहीं पूछे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अब आपका ये काम है कि आप इनको एक बार अच्छे से कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा।